नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के इस रवैये पर जताई नाराजगी। कहा, ये लोकतंत्र के लिए नहीं है अच्छा। देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा रिपोर्ट आई सामने। आरबीआई ने की मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की घोषणा। रेपो रेट 5.25 पर अपरिवर्तित। असम के शिवसागर जिला पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। केरलम में भी मूसलाधार बारिश के बीच बाढ़ और भूस्खलन से हालात गंभीर। झारखंड में 12वें दिन भी जारी है छात्र आंदोलन। बारिश के बीच भी छात्र धरना स्थल पर डटे। विधानसभा घेराव की तैयारी। और खेल की खबरों में दिल्ली में होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु 9वीं और लक्ष्य सेन 14वीं सीड के रूप में खेलेंगे। वहीं सात्विक चिराग की जोड़ी को मिली 5वीं वरीयता। आज होगी ड्रॉ की घोषणा। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बात मॉनसून सत्र की, तो संसद में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। आज भी लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित हुई और 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के इस रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आपसे मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं, विषय, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। कई मान्य सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपको बता दें कि लोकसभा की आज की कार्यसूची में 2 अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज वित्त संबंधी 2 विधेयक, बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 और कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा होनी है। बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 135 वर्ष पुराने कानून की जगह लेगा। इस विधेयक के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी आधार मिलेगा। इसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है। साथ ही इससे अदालतों में बैंक रिकॉर्ड की प्रक्रिया सरल होगी और बैंकिंग व्यवस्था और ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी। तो 135 वर्षीय कानून की जगह लेगा ये नया विधेयक। डिजिटल रिकॉर्ड्स बनेंगे अब वैध साक्ष्य, और इस डिजिटल तंत्र को और मजबूत करने में ये कानून सहायक साबित होगा। क्लाउड दस्तावेज अदालत में अब मान्य होंगे। वहीं कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत को ग्लोबल कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस के लिए ज्यादा आकर्षक और भरोसेमंद जगह बनाना है। साथ ही विधेयक के जरिए टैक्स और साथ ही कई नियम और प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा ताकि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिले। वहीं राज्यसभा में विपक्ष का गतिरोध जारी रहा और इसके चलते कार्यवाही भी बाधित हुई। उच्च सदन की कार्यसूची में एक विधेयक विचार किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। उच्च सदन में आज उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होनी है। इस विधेयक को लोकसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है। विधेयक को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चर्चा के लिए रखेंगे। विधेयक उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव करता है। विधेयक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 होगी। इस स्वीकृत संख्या में सीजीआई भी शामिल है। वर्तमान में सीजीआई के अलावा 33 जज हैं और विधेयक का उद्देश्य लंबित मामलों के बोझ को कम करने और मामले की सुनवाई में तेजी लाना भी है। अगली खबर आरबीआई से जुड़ी हुई, जहां आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की आज घोषणा की गई। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि इस बार भी रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया और इसे 5.25% पर स्थिर रखा गया है। ऐसे में आपको होम लोन समेत बैंक कर्ज की ईएमआई पर कोई राहत नहीं मिलेगी।
और इस वक्त आरबीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आइए आपको सीधे ले चलते हैं। The headline inflation, which is the target which has been given to us, and we'll continue to be guided by the headline inflation. And it will be our commitment, it is our endeavor to bring the headline inflation in line with the target over the medium term. As was mentioned even earlier. Now, why we look at core and core is because we need to know as to what the underlying inflation is and where headline or underlying inflation is going to converge going forward, because headline inflation because of food and now because of fuel, because of the external shocks, can be very volatile. And so, as I mentioned even in the earlier press conference, that this volatility is not something that we would like to bring in even in our policy repo rate. So it's in the medium term that we target our policy, medium term target our headline inflation. And accordingly, we will take action as may be required, given the outlook and how the growth inflation dynamics play out. Thank you, sir. We'll take some more questions from our left side before we come to this side. I'll now request Manojit Saha from Business Standard to ask his question. Manojit, please. Thank you, sir. Thank you. My question is on FCNRB scheme. Is there an option for you to close the scheme prematurely before the deadline in case a certain amount of inflows coming? You may have a target in your mind. So because I'm asking this because there is a cost to this scheme because RBI is subsidizing it. And there is a view that, the situation is now not as bad as 2013, where India was considered a fragile five. Forex reserves were only 275 billion as compared to 700 billion around. So that concern is there. So is there an option to close it prematurely once you get the amount of deposits which you may have in your mind? We have got robust flows, as you have mentioned, and we do hope to get good, healthy flows going forward. As of now, there is no proposal under consideration to close the scheme prematurely. We will keep you posted on this. Thank you, sir. I'll now request Anup Roy from Bloomberg to ask his question. Anup, please. Thank you, sir. Sir, we have seen $40 billion being mobilized by the FCNRB scheme, and yet the rupee has not appreciated much. Just trying to understand what is happening there. Is it because you are squaring off your forward position and the dollar is not coming into the market? Can you please let us know what is happening there? I think the underlying fundamentals of our Indian economy are very strong. As I have earlier mentioned, there can be an argument, as some people have made, that it is perhaps, on nominal or real effective exchange rate terms, it may be undervalued. There is a lot of uncertainty. It is quite possible going forward as the tensions and the conflict de-escalates, it is quite possible that the rupee may further strengthen. It has strengthened over the last 1 month or so. It has strengthened from 97 levels now to about 95 levels. So it has strengthened. And our policy has always been that the markets determine the prices level and the band. We don't pursue. We only we only intervene in case there is an excessive volatility, there are speculative pressures that are getting built in. And it will be our endeavor that the trajectory for rupee remains
orderly and there is no disruptive movement or there is no expectation, self-fulfilling expectations getting built into the exchange rate. Yes, thank you. Thank you, sir. I'll request Hamsini Karthik from Money Control to ask her question. Hamsini, please. Thank you, sir. Good afternoon. My question is also pertaining to FCNRB. I would like to understand if you could please help us with the geographical split of where this deposit flow has really come from and whether the deposit flow has ticked all the boxes in terms of BOP management, liquidity, and Forex from an RBI standpoint. Yes, as of now, it has ticked all the boxes. You asked two questions, but they are related, so it's okay. Thank you. And your second question is geographies we don't have. We don't collect geographies. But the flows, as I said, have been robust. We had, even before these measures, a very strong and a comfortable external position. This further fortifies our external position, including the BOP. Thank you, sir. Thank you, sir. I'll request Ekta Suri from Z Business to ask her question. Ekta, please. आज आपने अपनी पॉलिसी में एक स्टेटमेंट से बताया कि मार्जिन्स जो हैं बैंक्स के अब उतने शायद ल्यूक्रेटिव या उतने अच्छे नहीं हैं. आपने ऑफ कोर्स इंग्लिश में बोला था, लेकिन उतने बेटर नहीं है जितने पहले होते थे. तो सर, क्या सर आरबीआई ने इसे अकाउंट में लिया और इसी वजह से जो आपने बल्क डिपॉजिट्स पर डिफरेंशियल रेट्स का पेपर निकाला, क्या उसकी एक वजह ये भी है? और क्या अब आरबीआई इसको ट्रैक करेगा कि बल्क डिपॉजिट्स पे बैंक्स जो हैं जो किसी और तरीके से मार्केटिंग एक्सपेंस या किसी और तरीके से ज़्यादा पार्टीज को फेवर कर रहे थे या उनको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे डिपॉजिट्स के नाम पर, सर उसको क्या आरबीआई ट्रैक करेगा? और ऐसे ही बैंक्स जो हैं अपनी जब रिजल्ट्स आते हैं तो सर उसमें टेम्पररी फिक्स डिपॉजिट्स लेकर अपने कासा को इन्फ्लेटेड तरीके से दिखाते हैं, तो इसको आरबीआई किस तरह से लेगा सर? सर सब कुछ डिपॉजिट से ही रिलेटेड है. 3 क्वेश्चन आपने पूछ लिए एक में. सर अंडर वन अम्ब्रेला ऑफ डिपॉजिट्स. वो एफसीएनआरबी में भी उन्होंने 2 पूछ लिए. बल्क जो हमने इंटरेस्ट रेट के गाइडलाइंस जो आज निकाले हैं या पहले जो निकाले थे, आपने पहले वाले के लिए जिक्र किया, वो निम की वजह से, निम में जो कमी हुई उसकी वजह से नहीं थे. वो जो अंडरलाइंग कॉस्ट है डिपॉजिट की, जो भिन्न डिपॉजिट जमा करता है उनके लिए भिन्न हो सकती है, क्योंकि हमारे जो दिशा निर्देश हैं विशेष करके एलसीआर के लिए वो अलग हैं. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने वो गाइडलाइंस निकाले थे. So the other two parts अगर नहीं आएगा वो क्वेश्चन, अगर कोई नहीं पूछ लेगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो आई विल कम बैक, तो वापस आपके पास आएंगे. थैंक यू. अगर कोई पूछ लेगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो फिर वापस आपके पास आएंगे. थैंक यू. सभी प्रश्नों का जवाब जरूर दिया जाएगा, बशर्ते समय की सीमा में रहे. धन्यवाद सर. Yes, Brij. I'll now request Anurag Shah from ET Now Swadesh to ask his question. Anurag, please. नमस्ते सर. सर, जिस तरह से आज एक बड़ा ऐलान किया गया है आपके द्वारा लोन इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन का, तो सर ये क्या उसी तरह का बड़ा ऐलान है जिस तरह आपने अभी मिस सेलिंग से जुड़ा हुआ एक ऐलान किया था, जो 1 जनवरी से नियम लागू हो रहे हैं, जिसकी काफ़ी सराहना भी हुई, बाकी रेगुलेटर के द्वारा भी सराहना की गई. तो लोन इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन के नियमों से सर आम जो करोड़ों लोन लेने वाले लोग हैं उनको क्या राहत मिलेगी, कब तक इसके नियम लागू होंगे और किस तरह से आरबीआई एक दिशा निर्देश देगा जिससे लोगों को राहत मिलेगी? ये जो इंटरेस्ट रेट के नियम हैं, इसका प्रमुख जो कारण है वो ये है कि विभिन्न जो हमारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके लिए भिन्न भिन्न निर्देश दिए हुए थे.
तो उसको युक्ति युक्त करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने ये नियम निकाले हैं और इससे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता वो भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को सबको मालूम रहेगा कि जो ब्याज दरें हैं वो क्या हैं, किस प्रकार से सेट की जाती हैं। तो मुख्यतः ये एक रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को और अधिक बढ़ाएगी। तो लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि ईएमआई बदल जाएगी। ईएमआई तो उतनी रहेगी, लेकिन आपको जी हाँ जी बिल्कुल सही पारदर्शिता तरीके से अपना ब्याज और प्रिंसिपल समझ में आएगा। Sir, can you please repeat in English, because that was to be my second question also. The market is very confused. What do you mean by all regulated entities? Will NBFCs have to declare EBLR? All those confusions Will are there. NBFCs have to have external benchmark? देखिए वो all those details will be there in the draft guidelines that we are coming out with. So please wait for those guidelines. All the details are over there. It is not a major change, as I have mentioned to you. The same, there is no requirement. There is no major change in requirement as you are referring to with regard to NBFCs and bringing them on to EBLR, etc. There is no major change. There is only a rationalization. Perhaps DG Shirish can further clarify. No, you are right, sir. You have to wait for the circular to come out. Only thing I can tell you is no major change, and emphasis is on transparency and basically conduct related. So don't look at the substantive part, but nevertheless, you wait for the circular. It will come out soon. Thank you. Okay. Yeah, thank you, sirs. Sir, we'll now take a few questions from the right side. I'll request Sangeeta Mehta from Economic Times to ask her question. Sangeeta, please. Thank you. So this, your policy statement, you have said that transmission of policy rates have moderated. And now with the swap window being opened, we expect liquidity to surge, and it has surged and it might surge further. But do you expect banks to pass on the benefits of liquidity to the customers, because banks are already talking about improving NIMs and things like that. So it's kind of wanted to understand that. Liquidity will obviously help everyone. It was required, but let me mention that the liquidity may be in surplus only, for the very short term. It may peak, around in Q2, around September or so. And going forward, it should get absorbed because of our normal needs of the economy through increase in currency in circulation, higher requirement for reserves because of deposit growth. We also have some forwards which are getting matured. So overall, of course, it will help, but it is not something that is extraordinarily high. और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए DT न्यूज़। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको ये सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है।
बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय आज मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक करने वाला है। बैठक दोपहर 12:30 बजे से 1:15 बजे तक के लिए प्रस्तावित है। मेटा की ओर से चीफ ग्लोबल अफेयर्स अधिकारी जोएल कैप्लन, वीपी एंड ग्लोबल हेड नील पॉट्स, सीनियर डायरेक्टर राफेल फ्रैंकल, अमन जैन और प्रिया श्रीनिवासन शामिल होंगे। बैठक में मेटा से जुड़े हालिया मामलों और सरकार की चिंताओं पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा सांसद और संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे का कहना है कि प्रधानमंत्री की वीडियो डिलीट करने को लेकर मार्क जुकरबर्ग को माफी मांगनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा के पोस्ट को लेकर मेटा चीफ पर एफआईआर करेंगे। कि हमारी कमेटी ने जो परसों बैठक ली थी, उस बैठक में हमारी कमेटी ने पत्र लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने डिलीट किया वो इंटरमीडियरी का काम नहीं है, वो पब्लिशर का काम है। और इस नाते जकरबर्ग को जो है 3 दिन के अंदर माफी मांगनी होगी। यदि माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको जो सेफ हार्बर दिया हुआ है हमने, जिसका कि वो गलत फायदा उठाते हैं, सेफ हार्बर खत्म कर देंगे। अब जितने गाली गलौज, मार पीट, उल्टे सीधे चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, जिस किसी के खिलाफ आती है, वो सभी मेटा चीफ के खिलाफ जो एफआईआर करेंगे, पूरे देश भर में एफआईआर की बाढ़ आ जाएगी और उसके बाद सभी सलाखों के पीछे होगी। झारखंड की सरकार के खिलाफ इस समय छात्रों का गुस्सा चरम पर है। पिछले 11 दिनों से रांची के स्टेडियम में विद्यार्थी आंदोलन पर हैं। अब तो कई छात्र आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। विद्यार्थियों की जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परिणाम को रद्द करने समेत कई मांगे हैं। हेमंत सरकार विपक्ष और आंदोलनरत छात्रों के निशाने पर है। रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि रांची में छात्र बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने के बजाय बड़े अधिकारियों को बचाने में जुटी है। राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा अपने बच्चे, अपनी बेटियों से मिलने नहीं गया, जहां शौचालय नहीं है, जहां बिजली नहीं है, जहां त्रिपाल नहीं है, ना कोई बर्गर है, ना पिज्जा है, ना जोमेटो से ऑर्डर दे के आ रहा है, वहीं पे वो लोग भात दाल बनाकर खा रहे हैं और भारी बारिश में अनशन बैठे हैं। हजारों छात्र धरने बैठे हैं। सरकार की कान में जू नहीं रहेगा। अब बताओ उनकी क्या मांग है कि हमको सीआईडी पे विश्वास नहीं, हमको सीबीआई जांच करा दो। क्या आपत्ति है? किसी सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? अगर आप चाहते हो कि फलाफल निकले, आप चाहते हो कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, क्यों नहीं सीबीआई जांच कराते हो? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के शिवसागर जिले के बिहुबोर, नेपाली खुटी में बाढ़ प्रभावित इलाके और के साथ साथ हवाई सर्वे भी किया। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जेपी नड्डा ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है और राहत कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जो नुकसान हुआ है ये बहुत ही दुखदाई है और सामान्य मानवीय को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मैं भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से आपको और हेमंत दा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राहत में कोई भी कमी नहीं रहेगी, कोई भी कसर नहीं रहेगी। हर तरीके से राहत पहुंचाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ चल रहा है। उसमें आर्थिक दृष्टि से जो भी मदद होनी है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से वह मदद पूरी की पूरी मिलेगी। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने अपने दमदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। डीडी न्यूज के संवाददाता अभिषेक महाजन से खास बातचीत में साक्षी ने अपनी जीत, अपने संघर्ष और आगे के लक्ष्यों के बारे में बात की। CWG गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो कितनी बड़ी जीत है आपके लिए और कितना सेटिस्फाइंग है ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मैं पिछले 14 ईयर से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रही हूँ। हर दिन मतलब
डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो आज मुझे फल मिला इस मेहनत का। कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता, तो बहुत ही खुशी हो रही है। आपने सारी बाउट्स में साक्षी डोमिनेट किया। सब ये लोग भी बात कर रहे थे कि फर्स्ट राउंड में ही लग रहा था कि साक्षी ये तो जीतने वाली है, तो क्या वजह है ऐसा डोमिनेट करने की? तैयारियां वही, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत थी मेरी। ट्रायल्स में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर उसके बाद चेक रिपब्लिक हमारा कंपटीशन हुआ था, उसमें भी मैंने सब बाउट्स जीती और गोल्ड मेडल जीता। तो जो हमारी तैयारी थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे पूरा उम्मीद थी कि मैं शुरू वाले राउंड से ही बाउट को क्लियर करके चलूं। और जो मेरी लास्ट बाउट थी वो रूबी वाइट के साथ थी, इंग्लैंड की बॉक्सर थी वो अभी तक एक मैच भी नहीं हारी थी, तो उसके साथ मेरी फाइनल बाउट थी और वो भी मैंने 5-0 से जीती। तिरंगा जब भारत का ऊपर जा रहा था, वो मोमेंट हमें बताइए। वो जो मोमेंट है वो बार बार नहीं आता, वो उसके बारे में बताइए। वो हम सब एथलीट का सपना होता है कि हम एरिना में हों, हमारा नेशनल एंथम बजे और हमारा तिरंगा टॉप पर जाए, तो वो जो मोमेंट थी उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। वो मतलब इतनी स्पेशल मोमेंट होती है हमारे लिए, मतलब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं उस टाइम पे। कैमरामैन मोहित उइके के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज़, दिल्ली। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की शॉटपुट F57 स्पर्धा में सोमन राणा ने और शर्मिला धनखड़ ने शॉटपुट F57 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने दोनों खिलाड़ियों से खास बातचीत की। आप इस बातचीत को सुनिए, आपको छोड़े जाते हैं इस खास बातचीत के साथ और दीजिए अनुमति। नमस्कार। कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा मेडल विनर्स हमारे साथ हैं सोमन राणा और शर्मिला धनकर। 57 शॉटपुट में आप गोल्ड जीते। शर्मिला धनकर भी पैरा एथलेटिक्स में पहला गोल्ड जीती। कितनी बड़ी उपलब्धि है? बहुत खुश है हम लोग, क्योंकि इतना मंच में जाके और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आ जाना। और या 57 में अभी तक गोल्ड मेडल नहीं था, लेकिन पैरा एथलेटिक्स में भी गोल्ड मेडल नहीं था। अभी 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज लेके आए हम इंडिया के लिए। इसमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुश है हम। शर्मिला जी, आप क्या कहना चाहेंगी? पैरा एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलाया आपने भारत को, क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश के लिए गोल्ड आया है जी। पैरा एथलेटिक में ये इंडिया का पहला गोल्ड है और बहुत खुश है मैं इससे। काफ़ी यंगर जनरेशन्स को आपने इंस्पायर किया है, जो हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे उनको? और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। मैं ऐसे इंडियन आर्मी से हूँ, मैं 28 गोरखा राइफल्स में सेवारत हूँ और मेरा जर्नी आर्मी में 2001 से शुरू हुआ था और माइंड ब्लास्ट मेरा 2006 में हुआ था। उसके बाद में मैंने कुछ साल तक मैंने गैप हो गया गेम का और मैं फिर 2017 से ये पैरालंपिक गेम खेलना शुरू किया। उसके हाँ, मैं पहले बॉक्सिंग में था, फिर माइंड ब्लास्ट इंजरी होने के बाद में मेरा बॉक्सिंग करियर ख़त्म हो गया। फिर मैंने चुन लिया कि अभी, क्योंकि मैं पहले से गेम में थोड़ा इंटरेस्टेड था, फिर मैंने ये पैरा गेम चुना और एशियन गेम्स सिल्वर और ओलंपिक 2 बार पार्टिसिपेट और वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज मेडल है। अभी नेक्स्ट फिर एशियन गेम और ओलंपिक गेम के लिए तैयारी करेंगे। फिर हम यही कहना चाहते हैं कि हम इस उम्र में इन परिस्थितियों में लड़के गोल्ड ला सकते हैं, तो नई जनरेशन के पास तो हर सुविधा है, हर सरकार की तरफ से भी, और जैसे सोशल मीडिया में भी पता चलता है बच्चों को खेल वेल का, हर चीज़ का, तो उनको तो हमसे ज़्यादा मेडल लाने चाहिए। ऑल द बेस्ट आप दोनों को। उम्मीद है कि आप भारत के लिए और मेडल्स लेकर आएंगे। कैमरामैन मोहित उइके के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज़, दिल्ली।